Hello students and all the viewers, I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. MCQ सीरीज का आज का हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जो मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर था एमसीक्यू का, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आता है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप अगर एमसीक्यू सीरीज की मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो एमसीक्यू वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वहां पर। अच्छा, रही बात ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो हमारा पीएमडीसी सिलेबस के अंदर जो चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, और उसमें हमारे पास 2 या 3 सिर्फ टॉपिक्स थे। तो मैं समझता था कि उस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड जो है वो ये वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़ा, लेंज लॉ पढ़ा, एसी जनरेटर पढ़ा, ट्रांसफार्मर पढ़ा। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन 1 या 2 या 3 या 4 एमसीक्यू लाजमी आते हैं, ठीक है ना। तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा, तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद में ये है कि बाद में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के ऊपर भी, क्योंकि उसमें 2 या 3 ही टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स कम होने की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी इससे कम हो गई थी, तो मैंने पहले इस वाले को प्रेफर किया। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यू लेक्चर को। एमसीक्यूज आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, तो थ्योरी आप साथ साथ पढ़ते जाएं हर चैप्टर की, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू वीडियो लेक्चर में अपलोड करता जा रहा हूं, पहले थ्योरी पढ़ ली और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज को भी साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। तो टाइम जाए कि बगैर स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। तो आज के हमारे फर्स्ट 2 एमसीक्यूज जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, मैं एक एक करके रीड करता हूं, साथ साथ आप भी रीड करिएगा और फिर मैं जो है आपको साथ में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फैराडेज लॉ का टॉपिक है, और हमने फैराडेज लॉ के अंदर एक जो है वो इक्वेशन पढ़ी थी जो कि बराबर थी एन डेल्टा फाई अपॉन टी के, एन डेल्टा फाई अपॉन टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चेंज इन फ्लक्स, तो जनाब इंड्यूस ईएमएफ जो है ना वो डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है। बी में लिखा हुआ है टाइम, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, तो टाइम पर भी डिपेंड करता है। यहां लिखा हुआ है सी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमने फैराडेज लॉ में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा इंड्यूस ईएमएफ का जिसमें रेजिस्टेंस का जिक्र हो। इसका मतलब जो कॉइल में या जो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो कभी भी सर्किट के या कॉइल की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि पूछा क्या जा रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है इसका एक ही ऑप्शन है, दैट इज एनर्जी। हम पढ़ते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ है दैट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये बात मैंने आपको अपनी वीडियो लेक्चर में भी समझाई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो आप याद भी रख लें कि जो लेंज लॉ की स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, और ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज जो कि आपके पास आपके सामने नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब आपने इन 4 एमसीक्यूज को पढ़ना है, सॉरी ऑप्शंस को पढ़ना है, और इन 4 में से ये बताना है कि कौन सा वाला हमने, कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो हमने फैराडेज लॉ में पढ़ी हुई है। पहली बात ये कि ए में लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, सॉरी। याद रखिएगा फैराडेज लॉ में हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि डायरेक्शन का जिक्र लेंज लॉ में होता है, फैराडेज लॉ में नहीं होता। बी में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, हाँ ये यहां तक तो सही है, आगे भी पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम यही बात पढ़ते हैं कि जो फैराडेज लॉ होता है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। सी फिर भी पढ़ लेते हैं कि सी में क्या लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की बात है
या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की बात आए, ये चीज हम पढ़ते हैं लेंज लॉ में, डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं लेंज लॉ में, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ में। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, तो फर्स्ट वाले का बी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑल्दो दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन फिर भी चलो यहां पर आ गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं पढ़ा, हाँ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था वो था वेबर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन एंड ओनली वेबर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहे आपके सामने नेक्स्ट एमसीक्यूज। इसमें सबसे पहले वाले में लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ओपोजेस द कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। कुछ याद आ रहा है? अगर आप लोगों ने थ्योरी की रिवीजन की होगी या पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक पहुंच गए होंगे, तो आपने लेंज लॉ की ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी ना, तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आप फौरन पहचान जाएंगे ये स्टेटमेंट किसी और की नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट किसकी होगी, लेंज लॉ की होगी। लेंज लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होती है कि वो अपने ही कॉज को ओपोज कर रही होती है। ये बात हम डिटेल में अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ लेंज। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लेंज, यानी कि ए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, to induce an EMF in a coil, the linking magnetic flux, मतलब अगर किसी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक कर रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में हो रहा है, ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चार में से मस्ट डिक्रीज, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट डिक्रीज, हाँ ठीक है किसी हद तक ठीक है लेकिन 100% ठीक नहीं है। बी में लिखा हुआ है कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये 100% सही है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेंगे तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं, इंक्रीज करेंगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है। तो इसका मतलब बी वाले ऑप्शन में दोनों बातें कवर हो गई, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, डिक्रीज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, इन दोनों सूरतों के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। सी में लिखा हुआ है मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ओ भाई जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है ना, याद रखिएगा ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। और डी में लिखा हुआ है मस्ट इंक्रीज, नहीं मस्ट इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंक्रीज ही करेंगे, तो इसका मतलब इन तीन ऑप्शंस में से, चार में से जो एक ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, बी, कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों सूरतों के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, ये रहे हम आपके सामने नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज। फर्स्ट में लिखा हुआ है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत दफा पूछा है, बहुत बार पूछा है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी। एक बात याद रखिएगा, जब भी नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के एन पोल को हम रिंग यानी कि कॉइल के करीब लेकर आएंगे, करीब लाने से, नॉर्थ पोल के करीब लाने से उस कॉइल में, उस रिंग में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस बात को ध्यान में बिठा लो, ठीक है। उस डिस्कशन को छोड़ दो, मैंने आपको जो उस वाले चैप्टर में पढ़ाई, जो अपनी थ्योरी के अंदर मैंने बात जो पढ़ाई थी, उसमें एक बात, उसका जो मैग्नेट की पोजीशन थी वो डिफरेंट थी, लेकिन उस सिचुएशन को आप छोड़ दें। आप बस एक बात ध्यान में बिठा लो कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस पे टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक बात ध्यान में बिठा लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, क्या कि जब भी मैग्नेट का एन पोल, नॉर्थ पोल, आप रिंग के या कॉइल के करीब लेकर आएंगे तो उस कॉइल में, उस रिंग में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, बस ये आपने याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाले का वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंज लॉ अप्लाइज टू, जो लेंज लॉ है वो हम कहां पर अप्लाई करते हैं, कौन सी वाली फील्ड में, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं हमने कहीं नहीं पढ़ा था, लेंसेज में सवाल ही पैदा नहीं होता, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो लेंज लॉ यहीं पर अप्लाई होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। डी में लिखा हुआ है सिनेमा स्लाइड्स, नो नो, इन चार में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ अप्लाई होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें पता है स्टूडेंट थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, वो क्या करते हैं,
कि वो समझते हैं कि मेटल वायर है और उसको हमने रखा हुआ है स्टेशनरी। जब स्टेशनरी होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या? इज केप्ट स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फील्ड चेंजिंग है, वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, भले से कॉइल स्टेशनरी हो, कॉइल मूव ना करे, लेकिन अगर फील्ड वहां पर वेरी कर रही है, फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होंगे। तो उसके शुरू का जो एमसीक्यू लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एन ईएमएफ इज इंड्यूस। सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, करंट भी इंड्यूस होता है। बी में लिखा हुआ है अ करंट इज इंड्यूस, सिर्फ करंट नहीं होता, यानी कि दोनों ऑप्शंस इनकम्प्लीट है, गलत है। सी में लिखा हुआ है नीदर ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस, ना ही करंट ना ही ईएमएफ इंड्यूस होंगे। ये जब होता जब इस क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म की जगह पे यूनिफॉर्म आ जाता। बात समझिएगा, भले स्टेशनरी हो लेकिन अगर यूनिफॉर्म भी होता साथ साथ तो यहां पर आ जाता वर्ड, ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता वो क्या हो जाता? सी। कोई भी कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि बी भी कांस्टेंट हो गई। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म, भले से वो रुकी हुई है, आप कॉइल को मूव नहीं कर रहे, लेकिन उस जगह पर जो फील्ड है वो वेरिएबल है, फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो डी करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस। क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो वेरिएबल है, यानी कि वो चेंजिंग है, फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, दो क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के अंदर आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। फिलहाल फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है अ मूविंग कंडक्टर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद। आपसे पूछना चाह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसको हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ। ये हम कौन से लॉ में पढ़ते हैं कि जो मूविंग कंडक्टर इन अ कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ये हम कहां पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ के अंदर। एम्पियर्स लॉ में हम डायरेक्शन पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ में हम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेंस लॉ में डायरेक्शन, एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ नहीं, लेंस लॉ में डायरेक्शन पढ़ते हैं, और एम्पियर्स लॉ में हम पढ़ते हैं एक्चुअली उसके बारे में, क्या नाम है, क्लोज लूप के बारे में, जिसमें टोटल फ्लक्स हो रहा होता है, वो चीज अलग है। फैराडेज लॉ, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? फैराडेज लॉ में हम ये सारा पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट लिखी हुई, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम की अगर आप बात करें, डायग्राम को और से देखिएगा। एक रिंग आपको नजर आ रहा है ए और दूसरा रिंग आपको नजर आ रहा है बी, दो रिंग्स हैं, बीच में आपको एक मैग्नेट दिख रहा है। अच्छा, इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो बी वाले की तरफ है, साउथ पोल बी, और एरो ये शो कर रहा है कि ये मैग्नेट बी की तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। और बी की तरफ भी कैसे जा रहा है कि मैग्नेट का साउथ पोल रीच कर रहा है बी की तरफ, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ए वाले रिंग से। समझ आई बात? यानी कि मैग्नेट अगर ऐसे जाए तो मैग्नेट का साउथ आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, मैग्नेट का साउथ बी रिंग की तरफ जा रहा है, जबकि मैग्नेट का नॉर्थ ए वाले से दूर जा रहा है। एक बात ध्यान में रखिएगा, वो क्या? मैंने आपको एक बात बताई, जब भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के करीब आएगा, अब पहले इस बात को छोड़ो, मेरी बात एग्जाम में बिठा लो और इसको चाहो तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, चारों पॉइंट्स को नोट कर लेना। जब रिंग के नॉर्थ पोल करीब जाएगा, नॉर्थ पोल करीब जाएगा, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लिख लो, नॉर्थ पोल करीब जाएगा रिंग के तो उसमें करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा, एन पोल दूर जाएगा, तो उसमें करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल रिंग से दूर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। फिर साउथ की बात करते हैं, जब साउथ पोल रिंग के करीब जाता है ना, तो करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। साउथ पोल जब रिंग के करीब जाता है तो डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। और जब साउथ पोल दूर जाएगा रिंग से तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई बात? अब आप नोट करें, रिंग बी और रिंग ए, ये आपको दो नजर आ रहे हैं, ठीक है। रिंग बी के करीब साउथ पोल जा रहा है, तो साउथ पोल के करीब जाने से उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। और क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल ए वाले से दूर जा रहा है, तो ए वाले में भी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी?
क्लॉकवाइज होगी। इसका मतलब साउथ के करीब जाने से भी क्लॉकवाइज और नॉर्थ के दूर जाने की वजह से भी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों रिंग्स के अंदर जो करंट की डायरेक्शन, अच्छा पहले एमसीक्यूज की मतलब जो है वो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए में लिखा हुआ है करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन ए नॉट इन बी। नहीं भाई, पहली बात तो ये कि एक मैग्नेट एक के करीब जा रहा है, दूसरे से दूर जा रहा है, इसका मतलब दोनों का फ्लक्स चेंज होगा, दोनों में करंट इंड्यूस होगा, दोनों में करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट्स इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब दोनों रिंग्स में, दोनों कॉइल्स में ईएमएफ सॉरी जो करंट होगा वो इंड्यूस होगा, और कैसे? सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। साउथ पोल के करीब जाने की वजह से बी में क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पोल के ए से दूर जाने की वजह से उसमें भी क्लॉकवाइज। ठीक है। सी में क्या लिखा हुआ है? करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन बी एंड नॉट इन ए, गलत, दोनों में इंड्यूस होगा। और बी में सॉरी डी में लिखा हुआ है इंड्यूस करंट्स इन ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, गलत। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? दोनों रिंग्स में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और ये आपको आपके स्क्रीन पर दो एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे। इनमें से जो पहला वाला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन चार डिवाइसेस में से कौन सा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बनाया गया है? गैल्वेनोमीटर? नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर? नहीं। वोल्ट मीटर? ये भी नहीं। ये तीनों के तीनों पता है कौन सी प्रिंसिपल है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जबकि जो जनरेटर है ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर इन चार में से जो डिवाइस बनाई गई है वो कौन सी है? जनरेटर। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड करता है किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन नहीं, एम्पियर्स लॉ नहीं, और ना ही लेंज लॉ। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज आपके सामने मौजूद हैं। फर्स्ट पे लिखा हुआ है इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अ डायनामो, डायनामो एसी जनरेटर को कहते हैं ना, डायनामो आर्मेचर इज डबल्ड, मतलब वो जो एसी जनरेटर का जो आर्मेचर घूम रहा होता है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम ओमेगा से कह रहे होते हैं, अगर वो डबल हो जाए तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जनाब मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने आपको पढ़ाई थी एसी जनरेटर में, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है जनरेटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी के। फॉर्मूला क्या था? सॉरी, फॉर्मूला क्या था? एन ए ओमेगा बी साइन थीटा। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो ये डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो इसके डबल होने से तो ईएमएफ भी 2 टाइम्स जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 2 टाइम्स, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डायनामो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनामो यानी कि जनरेटर, एसी जनरेटर कौन सी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में? नहीं, वो मोटर करता है। डायनामो एक ऐसी डिवाइस होती है, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी। सी में लिखा हुआ है केमिकल इंटू मैकेनिकल, मैकेनिकल इंटू केमिकल, नहीं, सारे गलत हैं, सिर्फ एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, यानी कि ऑप्शन बी। ओके। थर्ड एमसीक्यू में लिखा हुआ है द वर्किंग ऑफ डायनामो, यानी कि जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड करता है? तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिपेंड करता है जनरेटर। इससे पहले इससे पहले जो मैंने एमसीक्यूज पढ़ाया था पिछले वाले, उसमें ये बात लिखी हुई थी ना, हम लोगों ने जनरेटर पे टिक किया था, है ना। तो जो डायनामो यानी कि जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ना कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ना हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इसमें लिखा हुआ है सिर्फ एनर्जी, मेंशन नहीं किया कि मैकेनिकल एनर्जी, मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब कोई भी एनर्जी हो सकती है। इसी वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडेज लॉ पे। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है द आउटपुट ऑफ अ डायनामो यूजिंग अ स्प्लिट कम्यूटेटर। हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था कि एसी जनरेटर में जो हमारे पास
चार चार इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक इसेंशियल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होता है। मतलब डीसी जनरेटर में आप एक रिंग यूज करते हैं, डीसी जनरेटर में हम एक रिंग यूज करते हैं, एक रिंग होता है और जो कि बीच में से स्प्लिट हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज कि एसी जनरेटर में हम दो रिंग्स यूज करते हैं और दोनों के दोनों स्लिप रिंग्स होते हैं, और डीसी जनरेटर में हम एक रिंग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। तो स्लिप रिंग्स की वजह से हमें जनरेटर से मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और वो फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जीरो, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, ऐसे करके ना। और डीसी जनरेटर यानी कि जब हम स्प्लिट, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ था ना स्प्लिट कम्यूटेटर, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, अच्छा इसमें जो आप स्प्लिट की बात कर रहे हैं, स्प्लिट का मतलब अब ये बन गया डीसी। इसका मतलब अब आपको एसी करंट नहीं मिलेगा, अब आपको डीसी करंट मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा? अगेन फ्लक्चुएटिंग मिलेगा। तो ऑप्शंस के ऊपर अगर हम गौर करें तो याद रखिएगा ये आपसे डीसी जनरेटर की बात कर रहा है कि द आउटपुट ऑफ द डीसी जनरेटर इज, तो होता तो डीसी है, ऐसा नहीं कि आपने फटाफट डीसी पे टिक कर दिया, बाकी ऑप्शन से पढ़ लेना। डीसी जनरेटर से आपको डीसी मिलता है, एसी नहीं मिल सकता, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है फ्लक्चुएटिंग डीसी। याद रखिएगा डीसी जनरेटर से हमें फ्लक्चुएटिंग का मतलब जीरो से मैक्सिमम करंट होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो डीसी जनरेटर में आपको डीसी तो मिलता है लेकिन फ्लक्चुएटिंग मिलता है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्लक्चुएटिंग डीसी। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत है, गलत है, इनकरेक्ट है। ए में लिखा हुआ है बोथ एसी एंड डीसी डायनामो हैव अ फील्ड मैग्नेट, दोनों में होता है, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर दोनों में फील्ड मैग्नेट्स होते हैं। बी में लिखा हुआ है बोथ एसी एंड डायनामो डीसी डायनामो हैव एन आर्मेचर, दोनों के पास आर्मेचर होता है। सी में लिखा हुआ है बोथ एसी एंड डीसी डायनामो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, ये भी बात भी सही है, एसी और डीसी दोनों जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये बात भी सही है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों सही है। डी में लिखा हुआ है बोथ एसी एंड डीसी डायनामो हैव स्लिप रिंग्स, अभी मैंने आपको बताया कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं जबकि डीसी में स्प्लिट रिंग होता है। तो जो इन चार में से इनकरेक्ट है वो कौन सा है? डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर वन, आपको चार चार एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे जिसमें से नंबर वन पे लिखा हुआ है फैन इज बेस्ड ऑन। फैन, आपने स्विच ऑन किया और फैन चलना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जो फैन का वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाले का वो क्या है? ए, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। सेकंड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि अ ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू, यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो इन चार में से किस पे एम्प्लॉय होता है, किस पर करेक्टली बैठता है? चार ऑप्शंस में से पहले में लिखा हुआ है ऑब्टेन अ सूटेबल डीसी। नो, डीसी का तो कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये कोई कन्वर्ट भी नहीं करता डीसी को एसी में या एसी को डीसी में। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ काम आता है सूटेबल एसी वोल्टेज को लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। तो इन चार में से जो ट्रांसफॉर्मर एम्प्लॉय होता है वो किस पर होता है? सी, ऑब्टेन अ सूटेबल एसी वोल्टेज। तो सेकंड वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी। अच्छा, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम कर देने वाला, है ना। वोल्टेज आपने ज्यादा दिए और आपको आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगा। तो याद रखिएगा हमने एक बात पढ़ी थी कि इस ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज का और करंट का इनवर्स रिलेशन होता है ना। और कैसे, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूं यहां पर लिख के। ये हमने पढ़ा था Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखें, वोल्टेज का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मतलब जिस कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा वहां का करंट कम होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? व्हाट इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब सीधा सीधा है जिसमें वोल्टेज कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मतलब सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कम होगा। तो अगर सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा तो सेकेंडरी में करंट इंक्रीज हो चुका होगा, करंट इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? करंट। इंक्रीज क्या होगा स्टेप डाउन के अंदर? करंट। जबकि वोल्टेज डिक्रीज होता है
पावर पे और डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में, सो दैट, हमने एक बात पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मर, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जो लॉसेस पढ़े थे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के, तो वहां पर उसमें एक लॉस था जिसको हमने कहा था एडी करंट्स। मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है उस पर वाइंडिंग्स की वजह से और उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से, मतलब मुस्तकिल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो कोर होता है ना, उस कोर पर भी एक अनडिजायर्ड करंट पैदा हो चुका होता है जो हमें नहीं चाहिए होता। उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट, जो कोर के सरफेस पर पैदा हो जाता है, एडी करंट कहलाता है वो। और इस करंट को कम से कम करने के लिए, क्योंकि खत्म नहीं किया जा सकता, कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस कोर को लेमिनेशन की फॉर्म में रखते हैं। तो ये बात हमने वहां पर पढ़ी थी और आपने याद रखनी है कि एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट के लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करते हैं। तो इस लास्ट वाले एमसीक्यू, जो एमसीक्यू है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी। क्या, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो दैट एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में बी रिड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और ये रहे आपके सामने नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि इन ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब देखें दोनों एक साथ आ गए, लॉसेस, एनर्जी लॉसेस के बारे में आपने याद रखना ही है। एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है अपना क्या नाम है, हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेशन की फॉर्म में कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। जबकि जो हमारे पास एक और लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस, मतलब कंटिन्यूअसली जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो रहा होता है, डीमैग्नेटाइज हो रहा होता है, बार बार मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब वेरिंग नेचर होता है करंट का ना, तो जिसकी वजह से बार बार जो कोर होता है वो पहले मैग्नेटाइज होता है फिर डीमैग्नेटाइज होता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम हमेशा कोर को यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू सबसे कम होती है। तो इसी वजह से हम ट्रांसफार्मर के जो कोर है उसको हम किससे बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर से। तो इसका जो एक ही ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस। ये बात मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर जो हुआ था उसमें ट्रांसफार्मर के लॉसेस में बताई थी। तो इस फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। देखें NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। चलो अभी फिलहाल करंट की बात नहीं करते, इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है जो कि बराबर होता है K के। K को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। NP अपॉन NS नहीं होगा, NP अपॉन NS नहीं होगा, NS अपॉन NP होगा। और जाहिर सी बात है इसमें क्या लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमेशा सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं प्राइमरी से। पहली बात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता क्या है, तो वो ये होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP, ठीक है। फिर दूसरी बात, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, स्टेप अप के अंदर NS हमेशा ज्यादा होता है NP से। तो अब नोट करो कि अगर NS NP से ज्यादा होगा तो इस रेशो का, अगर NS NP से ज्यादा होगा तो इस रेशो का आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। और अगर इस एमसीक्यू में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हमेशा 1 से लेस होता है, ठीक है। ये बात आप नोट डाउन कर लें, इसको याद रख लिएगा। तो इस वाले एमसीक्यूज को रीड करें, अगर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी एमसीक्यूज किए, वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अब ये तीनों के तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट भी हैं, इस किस्म के ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है ना,
तो इस किस्म के क्वेश्चन हमारे पास पास पेपर्स में या टेस्ट में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले एमसीक्यू से, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। अच्छा, 100 टर्न्स प्राइमरी, सेकेंडरी के 120 टर्न्स, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट्स। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो हम फॉर्मुला यूज करने जा रहे हैं, पहले मैं फॉर्मुला में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्मुला जो यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो करेंगे एन एस, या इसको यूं कर देते हैं भले, कोई इशू नहीं है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ठीक है, अब मुझे जो जो वैल्यूज पता चलती जाएंगी मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करता जाऊंगा और आप इसको नोट करिएगा। इसमें लिखा हुआ है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स, यानी कि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। एनपी की वैल्यू आपको गिवन है 100 एंड इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 200 टर्न्स। इससे साफ साफ नहीं बोल सकता वो, इतना तो आपको समझना चाहिए बात को ना, मतलब आपको समझ आनी चाहिए कि आपको वैल्यूज क्या गिवन है। इससे साफ वो नहीं बता सकता कि प्राइमरी के इतने टर्न्स हैं और सेकेंडरी के इतने टर्न्स हैं। तो प्राइमरी की आपकी वैल्यू गिवन है एनपी की 100, जबकि आपको सेकेंडरी वाइंडिंग गिवन है 200। आपसे कह रहा है द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट्स, वीपी गिवन है। प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की वैल्यू गिवन है वीपी 120 वोल्ट्स, और जो प्राइमरी का करंट है, चलो करंट वाले को बाद में सॉल्व करते हैं। आपसे पूछता क्या रहा है वो, द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेकेंडरी आर। आपने सेकेंडरी का वोल्टेज और आपने सेकेंडरी का करंट दोनों बताने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आपके सामने दो दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, वोल्टेज में एम्पेयर में, वोल्टेज में एम्पेयर में, वोल्टेज में एम्पेयर में। ठीक है, तो आपने वोल्टेज भी बताना है सेकेंडरी का और आपने करंट भी बताना है। तो पहले यहां से वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, जैसे कि आपको कहा गया भाई वी एस तो मुझे कैलकुलेट करना है, वीपी की वैल्यू आपको गिवन है 120 इज इक्वल टू एन एस, सेकेंडरी का आपको गिवन था 200, जबकि प्राइमरी के आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100। 100 2 से कैंसिल हो जाएगा, 122 2 से आके मल्टीप्लाई करेगा तो आपको वी एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 120 को का जो डबल होता है वो क्या होता है 240 वोल्ट्स। चलो ये तो हमें मिल गया सेकेंडरी का वोल्टेज, जो कि आपको ऑप्शंस में ए में और बी में दोनों में नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी नहीं करनी, आपने करंट भी फाइंड करना है। अच्छा, करंट के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता चल गया। हमारे पास फॉर्मुला होता है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। करंट और पोटेंशियल हमेशा इनवर्स होते हैं, आईपी अपॉन वीपी इनवर्स होंगे। अच्छा, वैल्यूज क्या क्या है, वीएस आपने अभी फाइंड किया कितना 240 डिवाइडेड बाय वीपी की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, वीपी गिवन था 120 इज इक्वल टू, हाँ भाई आईपी आपको गिवन है कितना, आईपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक करें नंबर 1 के अंदर, करंट फ्लोइंग इन इट इज 10 एम्पेयर, तो यहां पर आ जाएगा आईपी की जगह पे 10 और अपॉन में आपने आई एस कैलकुलेट करना है। 120 को इससे कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 2, 120 2 जा 240, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है अपॉन में आएगा, आई एस ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो ये आ गया 5 एम्पियर। तो हमें अपने दोनों आंसर्स पता चल गए, वोल्टेज होगा सेकेंडरी के अंदर 240 जबकि करंट होगा सेकेंडरी के अंदर 5 एम्पियर, और आपको ये एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा होगा एंड दैट ऑप्शन इज बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 240 वोल्ट्स एंड 5 एम्पियर करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। इस सॉल्यूशन को नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इज कनेक्टेड टू 2400 वोल्ट्स, यानी कि उसका जो प्राइमरी का वोल्टेज है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जा रहा है तो जिस वोल्ट से कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी होगा, तो ये आपको वीपी गिवन है 2400 वोल्ट्स एंड 80 एम्पियर करंट इज फाउंड टू फ्लो इन आउटपुट लोड, यानी कि आपको 80 एम्पियर करंट गिवन है आउटपुट का मतलब आपको ये आई एस की वैल्यू गिवन है, आई एस यानी कि 80 एम्पियर। देन द रेशियो ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल इज, टर्न रेशियो आपको गिवन है प्राइमरी और सेकेंडरी का, वो क्या गिवन है 20:1। तो इसको पता है हम कैसे लिखेंगे, जो प्राइमरी से सेकेंडरी की बात कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एनपी ओवर एनएस, और फॉर्मूला क्या होता है वी पी अपॉन वी एस, क्योंकि वोल्टेजेस आपस में नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, करंट से इन्वर्स होता है। तो भाई आपको ये रेशियो गिवन है, आपको वीपी की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम यहां से वीएस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इफ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज 100%, फालतू की बात है, कोई काम की बात नहीं है। देन द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल विल बी, प्राइमरी में करंट कितना फ्लो करेगा
अगर उसको आपने कैलकुलेट करना हो तो क्योंकि हमारे पास वो जो फॉर्मूला होता है ना उसका एफिशिएंसी रिलेटेड, पावर इनपुट बराबर होता है पावर आउटपुट के, तो वहां पर अगर आपको प्राइमरी का करंट फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ से Vs की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि Vs की वैल्यू का वहां पर काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम Vs को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें, आपको NP और NS का रेशो क्या गिवन था, 20:1 लिखा हुआ है ना। 20:1 का मतलब क्या हो गया, ये 20 है और ये 1 है, यानी कि 20/1 इज इक्वल टू Vp किससे कनेक्ट किया गया था, 2400 वोल्ट सप्लाई से, और Vs की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 1 को हटा दो, Vs ऊपर ले जाओ, 20 को अपॉन में कर दो, तो Vs विल बी इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 20 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 240 का हाफ कितना होता है 120, तो Vs कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें करंट कैलकुलेट करना है ना। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है Vp Ip इज इक्वल टू Vs इंटू Is। अब आपने क्योंकि प्राइमरी का करंट फाइंड करना था, क्योंकि सेकेंडरी वाला आपको गिवन है, क्या लिखा हुआ है, ये जो 80 एम्पियर गिवन है कौन सा वाला है, 80 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फाउंड टू फ्लो इन आउटपुट। आउटपुट हमेशा सेकेंडरी होता है, इनपुट हमेशा प्राइमरी होता है। ये जो आपको 80 गिवन है ये आउटपुट यानी कि सेकेंडरी का गिवन है। तो अब आप नोट करें कि अगर आपको प्राइमरी का करंट फाइंड करना होता तो आपको Vp की जरूरत थी, आपको Vs की जरूरत थी, जो हमने कैलकुलेट कर लिया, और आपको Is यानी कि 80 गिवन है। जनाब Ip कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ip इज इक्वल टू, वैसे आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप नोट कर लें, जिनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप चाहिए होते हैं, डायरेक्ट नहीं चाहिए होते कि सर हमें प्रैक्टिस करने के लिए पहले पता हो, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। लेकिन हम ये स्टेप्स गायब कर देते हैं बहुत जल्दी करने के लिए, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो हमें कोई डेटा या कोई रीअरेंजिंग फॉर्मूला नहीं बनाना होता, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो खैर Ip का फॉर्मूला क्या बनेगा, VSIS ओवर Vp, ये आ जाएगा अपॉन में Vp। तो जनाब करंट इन द प्राइमरी कितना होगा, Vs कितना निकाला 120 इंटू IS, करंट इन द सेकेंडरी कितना है 80, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आउटपुट वाला करंट। देन Vp यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज कितना था, प्राइमरी का वोल्टेज था 2400, ये आ गया 2400। सही है, तो 0 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, 12 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये मतलब ऐसा हो जाएगा 12 1 जा 12 2 जा 24, बाकी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है करंट का वो क्या आ रहा है 8 एम्पियर, जो कि आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 4 एम्पियर इज करेक्ट। इस सॉल्यूशन को नोट करें, फिर हम चलते हैं थर्ड वाले की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको रीड करते हैं। A loss-free transformer has 500 turns on its primary winding. NP की वैल्यू गिवन है, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 500, एंड 2500 इन सेकेंडरी, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि NS की वैल्यू गिवन है 2500। क्या पूछ रहा है, द मीटर्स ऑफ द सेकेंडरी इंडिकेट्स 200 वोल्ट्स एंड मतलब एट 8 एम्पियर्स अंडर दिस कंडीशन, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज पता चला मीटर के जरिए वो पता चला 200 वोल्ट्स, और जो सेकेंडरी का करंट पता चला वो पता चला 8 एम्पियर। ये जो 200 वोल्ट और 8 एम्पियर हैं ये करंट और वोल्टेज सेकेंडरी के हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, द वोल्टेज एंड द करंट इन द प्राइमरी, बताओ क्या होगा, प्राइमरी का वोल्ट और प्राइमरी का करंट यानी कि Vp और Ip आपने कैलकुलेट करना है। 500 प्राइमरी के टर्न्स हैं, 2500 सेकेंडरी के गए, 200 वोल्टेज सेकेंडरी का है और 8 एम्पियर करंट भी सेकेंडरी का है। चलिए आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टर्न रेशो से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा Vs कितना है, उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टर्न रेशो से मुतालिक वो होता है Vs ओवर Vp इज इक्वल टू NS ओवर NP। हमें गिवन क्या क्या है, हमें सेकेंडरी का वोल्टेज गिवन है कितना 200, हमें Vp कैलकुलेट करना है, और हमें NS सेकेंडरी का गिवन है कितना 500 था, नहीं एक मिनट चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी का आपको जो गिवन है 2500, सेकेंडरी का आपको गिवन है 2500, जबकि प्राइमरी का आपको गिवन है 500। ठीक है, तो 5 5 25 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। Vp कैलकुलेट करना है, 5 अपॉन में आ जाएगा, Vp ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 200 ओवर 5 इज इक्वल टू
वीपी। तो जनाब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो आंसर विल बी 40। ऐसा है, 20 कैंसिल हो जाएगा, तो वीपी का आंसर क्या हो जाएगा, 40 वोल्टेज। तो हमें पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 40। करंट की बात रह गई, तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इस किस्म के, देखो ये मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, वीपीआईपी इज इक्वल टू वीएसआईएस। ठीक है, अच्छा अब आपने क्योंकि करंट कैलकुलेट करना है प्राइमरी का क्या होगा, तो वीपी मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आई पी इज इक्वल टू आई एस ओवर वी एस अपॉन वीपी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। आईपी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आई एस, सेकेंडरी का करंट कितना बताया था उसने 8 इंटू सेकेंडरी का वोल्टेज कितना बताया था 200, और हमने वीपी कितना कैलकुलेट किया 40, ये आ गया 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 5 जा 20 और 8 5 जा अगेन 40, तो यहां पर भी कितना आ गया 40 एम्पियर करंट। तो जनाब आईपी की वैल्यू भी 40 और वीपी की वैल्यू भी 40 आ चुकी है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें, दोनों 40 40 है, बी में नजर आ रही होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40 वोल्ट्स और 40 एम्पियर करंट, प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का करंट इतना होगा, मुश्किल नहीं है। समझ आई बात। इस किस्म के क्वेश्चंस आपने इस तरीके से रेशोज से फाइंड करने होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से मैं आपको एक से ज्यादा करवा रहा हूं फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, और इसमें से एक जो है वो न्यूमेरिकल है, बाकी 2 कॉन्सेप्चुअल है। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है इसको रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकता हूं, आप पढ़ें ट्रांसफॉर्मर के जो मैंने अभी आपको 3 न्यूमेरिकल्स करवाई हैं उससे रिलेटेड है। आपको रेशियो गिवन है 1:2, यानी कि इसमें कह रहा है स्टेप अप है तो 2 वाला NS के लिए होगा और 1 वाला NP के लिए होगा। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है वो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, आपने जो है खुद समझें क्वेश्चन को। मैं 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए रुका हुआ हूं, जल्दी से मुझे जो है वो फर्स्ट वाले का जो है वो आंसर बताएं कैलकुलेट करके कि क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, एक एक लफ्ज इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब वाकई में कुछ ऐसी बात होगी इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, तो गौर से पढ़ें और इसको सॉल्व करके बताएं। इस मौके के ऊपर असल में मुझे अपनी फिजिकल क्लासेस बड़ी याद आ जाती हैं। जब तक मैं लास्ट ईयर तक जो ले रहा होता था फिजिकल क्लासेस में, एक बड़ा पता चल रहा होता है कि कौन से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात कि क्या करना है क्या नहीं करना, और कितने स्टूडेंट्स बस लगे पड़े बिना समझे हुए, बिना किसी चीज को नोट किए हुए। क्या पता वही अभी भी आप सबके अंदर भी यही चीज हो रही हो, कुछ समझ गए हो उस क्वेश्चन को और कुछ नहीं समझ रहे हो और वो सॉल्यूशन की तरफ चले गए हो। वो स्टूडेंट्स, अब रुक जाए मेरी बात सुन लें, रुक जाए, वो स्टूडेंट्स जो कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ गए और उन्होंने फॉर्मूला भी लिख लिए, उन्होंने वैल्यूज भी पुट कर दी अब तक, अगर तो वो गलती पर हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है आ सेल, नजर आ रहा है, क्वेश्चन में गौर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, आ सेल। वो एक टाइप लिखी हुई है लैक लेंथ, ये सेल की टाइप होती है, लेकिन सेल हो या बैटरी हो, ये प्रोवाइड करते हैं डीसी करंट, डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं सेल या बैटरी। तो अगर ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन में सेल और या फिर बैटरी का जिक्र आ जाए तो याद रखिएगा सेल और बैटरी क्योंकि प्रोवाइड करती हैं डीसी करंट्स, तो सेल और बैटरी के ऊपर ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता है, नहीं करता है। समझ आई बात। तो इतना बड़ी प्रॉब्लम आपको कंफ्यूज करने के लिए थी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो मत होइएगा कंफ्यूज, आपने क्वेश्चन के एक एक वर्ड को गौर से देखना है। आपको जो बातें बताई जाती, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, और डीसी सेल डीसी करंट देता है, बैटरी भी डीसी करंट दे रही होती है, तो इसने सेल लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जीरो। समझ रहे हो। नेक्स्ट टाइम इस किस्म का क्वेश्चन आए जिसमें बैटरी या सेल का जिक्र हो और ट्रांसफॉर्मर के साथ हो, सॉल्यूशन नहीं करिएगा, डायरेक्ट जीरो पे टिक करिएगा। इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट यानी कि सेकंड एमसीक्यूज पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्यों होता है, इन चार में से किस वजह से होता है।
वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक ही नहीं है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की चेंज होती है, मतलब आप ये समझो कि प्राइमरी का करंट चेंज होता है, प्राइमरी के करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी की फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सी में लिखा हुआ है वाइब्रेशन ऑफ द, वाइब्रेशन तो होती नहीं है ना ट्रांसफॉर्मर में, कौन सी वाइब्रेशन, और आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, फालतू की बातें लिखी हुई हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस दैट्स ऑल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये मैं आपको पहले 2 दफा बता चुका हूं, वी कैन रिड्यूस एडी करंट्स इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के कोर पर जो एडी करंट इंड्यूस हो जाता है, उसको हम रिड्यूस किस वजह से कैसे करते हैं? बाय द लैमिनेशन या लैमिनेटेड कोर की वजह से ना। तो उसका ऑप्शन क्या है? बाय टेकिंग लैमिनेटेड कोर। ये दूसरी या तीसरी दफा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एडी करंट का जिक्र होगा तो कम कैसे किया जाएगा? लैमिनेटेड कोर। हिस्टेरेसिस लॉस का जिक्र होगा तो कम कैसे किया जाएगा, रिड्यूस कैसे किया जाएगा? बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए 1 2 3 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें से जो है एक जो है वो थियोरेटिकल है, बाकी जो 2 हैं वो न्यूमेरिकल है। उनको सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी हाई। बाकी में ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। क्यों होती है? बिकॉज देयर इज नो मूविंग पार्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर। या इट इज करेक्ट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मोशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई पावर पार्ट मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो मूव नहीं कर रहा होता, फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन की वजह से बड़े लॉसेस होते हैं, बहुत ज्यादा लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। तो जब तक कोई पार्ट मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शन की वजह से ना होने की वजह से लॉसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है। बी में लिखा हुआ इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई वोल्टेज, नो इट प्रोड्यूसेस वेरी लो वोल्टेज, नन ऑफ दिस। का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसीज वेरी हाई होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इन अ लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। मतलब वही वाली बात, आपने जो है वो आपको करंट की वैल्यूज और आपको रेशियोज की नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यूज गिवन है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने कैलकुलेट करना होगा। चले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। आईपी की वैल्यू गिवन है 2 एम्पीयर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी के एनपी की वैल्यू गिवन है 100, और सेकेंडरी की गिवन है आपको 20। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाले 100 है और सेकेंडरी वाली 20 है, ठीक है? मतलब आप यू कह लो कि एनपी 100 है और एनएस 20 है। देन द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, आपने सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करना है, ठीक है? आसान है बहुत, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो कुछ बनेगा एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। अब आप नोट करें, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जो है एक तो नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र है, प्राइमरी के 100 और सेकेंडरी के 20 नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र है, और साथ साथ आपको करंट, प्राइमरी का करंट गिवन है 2 एम्पियर। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? सेकेंडरी में बताएं करंट क्या होगा, आई एस आपने कैलकुलेट करना है। अब अगर मुझे आई एस कैलकुलेट करना हो तो इस वाले फॉर्मूले को आप रीअरेंज कैसे करेंगे? आई एस ऊपर जाएगा, एन एस को आप अपॉन में ले जाएं, एन पी को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आई पी एन पी और डिवाइड कर देंगे आप किससे? एन पी से। ये फॉर्मूला बन गया आई एस को कैलकुलेट करने का। तो जनाब हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है? आईपी प्राइमरी का करंट आपको कितना गिवन है? 2 एम्पियर। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है? 100, और इसके कितने गिवन थे? 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, 10 2 जा 20, और 2 को अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 एम्पियर। ऐसा है ना? 0 0 कैंसिल हो गया, बाकी 10, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, बाकी क्या बच गया? 10 एम्पियर। इसका मतलब हो गया ये जो सेकंड एमसीक्यू आपके सामने लिखा हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन है 10 एम्पियर, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ये प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है, यानी कि वीपी गिवन है। एज शोन लाइन शोज एन आउटपुट ऑफ, आउटपुट की बात कर रहा है, ऑफ 2 एम्पियर।
IS गिवन है, सेकेंडरी का करंट 2 एम्पियर एट 11,000 वोल्ट, 220 वोल्ट को वो 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। VS और VS और IS की दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है और वोल्टेज आपको प्राइमरी का गिवन है। आपसे करंट पूछा जा रहा है, बताओ प्राइमरी में करंट कितना होगा। तो वही वाली बात है, वोल्टेज का और करंट का आपस में रिलेशन बनेगा। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा, IP ओवर IS इज इक्वल टू, अपने हिसाब से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है वो, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज, IP की वैल्यू बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, VP अपॉन VS नहीं कर देना, VS अपॉन VP, क्योंकि करंट और वोल्टेज का हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा। तो जनाब अगर मैं IP कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो IS जाके मल्टीप्लाई करेगा वहां पर, तो आपको IP का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा IS इंटू VS और अपॉन में VP मौजूद है। वैल्यूज पुट करते हैं, IP आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कितना गिवन है, सेकेंडरी कॉइल का करंट है 2 एम्पियर और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना है 11,000, करंट है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है 11,000 और प्राइमरी का वोल्टेज आपको कितना गिवन है 220 वोल्ट्स, तो यहां पर आ जाएगा 220 वोल्ट्स। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपल है बहुत, जाहिर सी बात है। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 से तो ये जाएगा 22,000, सिंपल सी बात है। और अगर आप चाहें मल्टीप्लाई करने से पहले जीरो को कट कर सकते हैं, तो 0 0 कैंसिल, बाकी 22 ये हो जाएगा 1 और 100। सो करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 100 एम्पेयर। सेकंड वाले एमसीक्यू का आंसर है 10 एम्पेयर, जबकि जो लास्ट में थर्ड एमसीक्यू लिखा हुआ है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ रहा है 100 एम्पेयर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन दोनों को नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके अगेन प्रैक्टिस के लिए, बस वैल्यूज चेंज हैं, बाकी फॉर्मूला और सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी हैज 500 टर्न्स, NP की वैल्यू गिवन है, एंड सेकेंडरी हैज 50 टर्न्स, NS की वैल्यू गिवन है। 100 वोल्ट्स आर सप्लाइड टू द प्राइमरी, प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है यानी कि VP गिवन है, आपने सेकेंडरी का वोल्टेज बताना है। तो जनाब VS फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। आपने VS कैलकुलेट करना है तो VP जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो NS इंटू VP और अपॉन में आ जाएगा NP। ठीक है, बाकी वैल्यूज पुट करनी हो तो वैल्यूज पुट करते हैं। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 50 और प्राइमरी के 500, तो यहां पर आ जाएगा 50 और यहां पर आ जाएगा 500, तो 50 मल्टीप्लाई के अंदर लिखते हैं इसकी वैल्यू, बाकी NP की वैल्यू कितने गिवन है 500, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी 500 और 50, बाकी 100 आपको वोल्ट्स गिवन है किसका, प्राइमरी का, प्राइमरी का वोल्ट गिवन है कितना, ये आ गया 100। ठीक है ना, डेटा बिल्कुल करेक्ट है, 100 वोल्ट्स आपको गिवन है प्राइमरी को, बिल्कुल सही है। बाकी अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा क्या नाम है, चलो जीरोस कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, बाकी नीचे बचा हुआ 5 से 5 कैंसिल, मतलब कुछ नहीं बचा, 1 के साथ 0 बचा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो VS की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, यानी कि 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपको इस एमसीक्यू में बी में नजर आ रहा होगा। 10 वोल्ट्स इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, देन सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू, किसके यूज होता है ट्रांसफॉर्मर, चेंज इन द ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, ये बात सही है, चेंज इन द ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं, करंट को चेंज करने के लिए नहीं, बाकी प्रिवेंट द पावर लॉस, ये भी कोई नहीं है, टू इंक्रीज द पावर एंड करंट, नो, इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है कि ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं टू चेंज द ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना, ये काम होता है किसका, ट्रांसफॉर्मर का। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, और मजे की बात तीनों की तीनों न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहली न्यूमेरिकल, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स and 500 and 5000 turns in primary and secondary, NP और NS की वैल्यू गिवन है आपको। If the primary voltage is connected to 6 volt battery, प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट्स, VP 6 वोल्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, बैटरी, याद है मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
सेल का जिक्र हो या बैटरी का जिक्र हो, सेल और बैटरी के कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर का काम नहीं होता। अब आप नोट करें, आपका अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना फॉर्मूले से, पूछ क्या रहा है आपसे, द प्राइमरी वोल्टेज इज कनेक्टेड इतना, द सेकंड आपसे पूछा जा रहा है वीएस की वैल्यू, इसी वाले फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इन तीन में से आपको लाजमी एक आंसर जरूर मिलेगा और आप बोलेंगे चलो जबरदस्त आंसर आ गया, लेकिन वो आपको खुशफहमी होगी कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से रीड नहीं किया। इसमें बैटरी लिखा हुआ है, बैटरी का मतलब ट्रांसफॉर्मर बैटरी पे या सेल के ऊपर यानी कि डीसी सर्किट पे काम नहीं करता, डीसी करंट पे काम नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पता है क्या होगा? जीरो। सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी प्रोवाइड्स डीसी वोल्टेज या डीसी करंट विदाउट सॉल्विंग। सेकंड में देखें क्या, जब तक सेल या बैटरी का जिक्र आ रहा है तो आपने जीरो पे टिक करना है, सेल और बैटरी का जिक्र नहीं है तो फिर एसी का जिक्र हो तो आपने सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हमेशा जीरो पुट कर दो। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ प्राइमरी कॉइल 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग ऑन 220 वोल्ट्स, प्राइमरी कॉइल का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। इन द सेकेंडरी कॉइल 2200 वोल्टेज प्रोड्यूसेस, यानी कि Vs की वैल्यू आपको गिवन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कॉइल, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो कौन सा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कॉइल, NS अपॉन NP की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो जनाब मुझे फाइंड करने को कहा है इसने NS अपॉन NP, जो के बराबर होता है किसके? Vs अपॉन Vp के। तो NS अपॉन NP बराबर हो जाएगा Vs और Vp की वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। Vs कितना गिवन है? Vs गिवन है 2200, जबकि Vp गिवन है 220। साफ साफ लिखा हुआ है, प्राइमरी का 220 वोल्ट है और सेकेंडरी का 2200 है। सो 2200 डिवाइडेड बाय 220, और जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 22 वन जा और 22 10 जा, तो रेशो क्या बन रहा है? 10/1। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 10:1। इसको हम कैसे लिखेंगे? NS रेशो NP किसके बराबर आया है? 10:1 के। अगर 1/10 होता तो हमारा आंसर होता 1:10, लेकिन क्योंकि 10/1 है तो हमारा आंसर क्या है? 10:1, यानी कि सेकंड वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी, 10:1। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। NS अपॉन NP, चलो साथ साथ में यहां पर लिख देता हूं, आपको थर्ड MCQs में गिवन है, कहां से स्टार्ट किया इसने? NS अपॉन NP से, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 5:3, NS की वैल्यू 5 है और NP की वैल्यू 3 गिवन है। व्हाट इज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी का वोल्टेज बनाना है अगर प्राइमरी का 60 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? VS अपॉन VP। सॉल्व करते हैं भाई, NS की वैल्यू 5:3 बोल रहा है ना, तो 5 का मतलब NS 5 है और 3 NP का मतलब है वो 3 है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में हमेशा NS अपॉन NP होता है और हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है वो NS की होती है, कम वाली वैल्यू हमेशा NP की होती है। आपसे VS पूछा जा रहा है, जबकि VP की वैल्यू आपको कितने गिवन है? 60 वोल्ट्स, तो यहां पर आ जाएगा 60, ये आ गया 60। सिंपल सा सॉल्यूशन है। मतलब आप इसको यूं कर सकते हैं कि चलो इसको आसानी से कर लेते हैं। वैसे अगर आप कैंसिलेशन करना चाहें तो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर 20 रह जाएगा, बाकी 20 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 25 ये हो जाएगा 100। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ बचा 20 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 × 20 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? VS। तो 25 100 वोल्ट्स। सेकेंडरी का जो 100 सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 100 वोल्ट्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है भाई ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो सारी की सारी हर किस्म के क्वेश्चन के अंदर दूर हो जाए, ठीक है। नोट करें सॉल्यूशंस को, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आपसे पूछी जा रही है डायमेंशन। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं पढ़ा, टॉपिक जरूर है, जिक्र जरूर है, लेकिन हमने इसको जो पढ़ा है वो कहां पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में।
लेकिन खैर चलो क्वेश्चन आया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है, इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पहले लेंज लॉ का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। लेंज लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की जब भी बात आएगी ईएमएफ की, वो हमेशा फैराडेज लॉ से रिलेट करता है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसका करेक्ट ऑप्शन सिंपल बी है। बाकी सी में लिखा हुआ है बोथ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात नहीं आती है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नो। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लेंज लॉ वाले क्वेश्चन का, सेकंड एमसीक्यूज का, वो करंट, उसका जो करंट करेक्ट है वो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन की तरफ। इसको कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो फ्लक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या होता है, एफ अपॉन क्यू वी, और मल्टीप्लाई के अंदर कौन आ रहा है, ये आ गया एरिया। एफ का मतलब फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन हमें याद है, एरिया की डायमेंशन हमें याद है, बाकी नीचे क्यू चार्ज की डायमेंशन हमें याद है, और वी का मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन हमें याद है। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। भले बी की याद ना हो लेकिन इन सब की आपको याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी पावर -2, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, अपॉन में चार्ज की डायमेंशन होती है ए इंटू टी, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स। सबकी डायमेंशन आपने पुट कर दी। अब कैंसिलेशन करते हैं, टी पावर +1, टी पावर -1, ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी एल और एल ये भी सेम, ये भी सेम, अपॉन में हो तो कैंसिल हो जाते हैं। अब आप नोट करें आपके पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास सिर्फ m बचा हुआ है, बाकी मल्टीप्लाई के अंदर एल स्क्वायर बचा हुआ है, मल्टीप्लाई के अंदर टी पावर -2 बचा हुआ है, और नीचे a डिवाइड में इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके हो जाएगी -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन। क्या लिखा हुआ है, m l स्क्वायर टी पावर -2 और a पावर -1, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में, डी फॉर डक, डी में नजर आ रहा होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन ये होती है और कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आपको मैं जो आंसर है वो पहले ही, इससे पहले बता चुका हूं। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन को नोट करने का तरीका नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो ये एमसीक्यूज करने के बाद अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एमसीक्यूज रख रहा हूं जो आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, तो रिपीट होने की वजह से मैं उनको एक एक दो दो दफा दोबारा से नहीं लेकर आया। मतलब वो एमसीक्यूज जो आपके रिपीट हुए हैं, मतलब जो रिपीट नहीं हुए थे और जो वन टाइम आए हुए हैं, मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ। डिफरेंट पास पेपर्स में से थे, डिफरेंट एयर्स हैं, तो मिक्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, दिखाना ही चाह रहा हूँ कि आप डरिएगा मत, आपके ये जो एमसीक्यूज आते हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं आते। जैसे कि ये देखें आपके सामने एक एमसीक्यूज है, ये पास पेपर का एमसीक्यूज है, इसी वजह से थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि बाय चेंजिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, द प्रोसेस इज नोन एज। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। किसी भी कॉइल का ईएमएफ चेंज होने की वजह से खुद उसी में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सी। एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरे कॉइल में ईएमएफ के इंड्यूस होने को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर एक में चेंज हो रहा है और उसी में इंड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस वाले का क्या है, सेल्फ इंडक्शन। ये देखें नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन 2 क्वेश्चंस में से पहला जो क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा मैं रीड करके बता रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं रीड कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है डैश is a device which makes use of mutual induction for stepping up or stepping down and alternating EMF। इन 4 में से वो कौन सी डिवाइस है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करके ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को या तो बढ़ाती है या कम करती है? और ये डिवाइस कोई नहीं, सिर्फ एक है, और वो होती है ट्रांसफॉर्मर। तो इस पहले वाले एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ये पास पेपर का एमसीक्यू है, बल्कि ये सारे के सारे अब जो मैं करवा रहा हूं ये सारे के सारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पोर्शन में से आए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा, ये जो है वो क्या नाम है, न्यूमेरिकल है, मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ सर्किट
देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे करवा देता हूं, 5 एम्पियर विच इज चेंज्ड सच दैट द करंट फॉल्स टू 0 इन 0.1 सेकेंड। एक सर्किट में करंट था 5 एम्पियर और वो 0.1 सेकेंड में फॉल होके कम होके 0 हो गया, 5 एम्पियर से 0 हो गया, और इसको 0 होने में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि इफ एन एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट्स देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 200 वोल्ट्स आपको गिवन है इंड्यूस ईएमएफ। जाहिर सी बात है करंट 5 एम्पियर से कम होगा, करंट चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर वो इंड्यूस ईएमएफ 200 वोल्ट्स है तो बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? द सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस। और मजे की बात, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के दोनों के फॉर्मूला तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। खैर, सेल्फ इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। बाकी आपको यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको गिवन है 200। अच्छा, फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन आता है, याद रखिएगा, नेगेटिव साइन यहां पर आ जाएगा नेगेटिव। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? 200 डिवाइडेड बाय, बाकी डेल्टा आई, करंट चेंज हुआ है, करंट चेंज होने की वैल्यू कितनी है? पहला था 5 एम्पियर, बाद में हो गया 0, तो यानी कि फाइनल 0 है और पहले था 5, तो ये चेंज इन करंट है और इसको टाइम कितना लगा? 0.1 सेकेंड, ये आपको टाइम गिवन है। पहले करंट था 5, वो इनिशियल है, बाद में करंट हो गया 0, तो फाइनल करंट 0, इनिशियल करंट 5, तो 0 - 5 और अपॉन में 0.1 टाइम लगा। 0.1 को हम डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 200 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.1 और अपॉन में जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? -5, तो -5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 200 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20, और 20 का अपॉन में क्या आ रहा है? 5, तो 5 4 जा 20, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4 हेनरी। यानी कि इस सेकंड वाले एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आपके सामने लिखा हुआ है 4 हेनरी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने दिखाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ये रहा आपके सामने, एक ही एमसीक्यू है और इसमें लिखा हुआ है कि अ कॉइल ऑफ 600 टर्न्स, फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैराडेज लॉ हमारा टॉपिक भी है। 600 टर्न्स, एन की वैल्यू गिवन है, is threaded by a flux, flux की वैल्यू गिवन है 8 into 10⁻⁻5 webers. If this flux is reduced to 3 into 10⁻⁻5, यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स की इनिशियल वैल्यू गिवन है, फ्लक्स की फाइनल वैल्यू गिवन है, पावर सेम है, हाँ पावर सेम है, उसका फर्क है खाली बेस का, और टाइम कितना लगा? 0.015 सेकेंड, ये टाइम आपको गिवन है। बताएं एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो देखिए जनाब, फैराडेज लॉ का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं, जो जो आपको वैल्यूज गिवन है। इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 600। अच्छा, इस वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं आएगी। ओके, इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू नेगेटिव, एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 600। ओके, डेल्टा फाई फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज होने के बाद जो फ्लक्स है वो कितना है? 3 into 10⁻⁻5, और चेंज होने से पहले जो था वो कितना था? 8 into 10⁻⁻5। ठीक है, और अपॉन में चेंज होने में जो टाइम लगा वो कितना गिवन है? 0.015 सेकेंड। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, आप जाहिर सी बात है 3 में से 8 निकालेंगे तो -5 बचेगा, माइनस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिलहाल लिख देते हैं -600 और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है? -5 into 10⁻⁻5 और अपॉन में वही 0.015 है ना, इसको आसान करने के लिए हम इसको लिख देते हैं 15 into 10⁻⁻3, आसान करने के लिए। ये डेसिमल था 1 2 3, 15 बना दिया क्योंकि वैल्यूज आसान से कैंसिल हो जाएंगी, और पावर क्या बनी? -3। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा है, और बाकी
अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब आप नोट करें कि ऊपर यहां पर कुछ नहीं है, 600 1 जा 600, तो 600 इंटू 10⁻⁴ 600 के साथ पावर क्या बची हुई है, -5, और अपॉन में 5 3 जा 3 से 15 कैंसिल हो चुका है, तो 3 इंटू 10⁻⁴ पावर क्या बची हुई है, -3। अगर मैं यहां से पावर्स को कैंसिल करना चाहूं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहूं, तो ये -3 है, ऊपर जाके हो जाएगी +3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां लिख रहा हूं, ये देखिएगा, यहां लिख रहा हूं इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ऊपर बचा हुआ है 200। पावर्स क्या बचेंगी, -3 ऊपर जाके +3 होगा, -5 और +3, -5 और +3 किसके बराबर होते हैं, -2 के। 5 में से 3 निकाल दो, -2। इसका मतलब यहां पावर क्या बची हुई है, 10⁻⁻2 रिड्यूस टू दिस। -2 का मतलब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, -2 का मतलब ये दोनों जीरो गए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास कितना बचा, 2 वोल्ट्स। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 2 कौन सा आ रहा है, देखो ऑप्शन के अगर आप देखें, अगर ऑप्शन में आपको -2 वोल्ट्स भी नजर आ रहा है और आपको +2, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन के अंदर जब आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया, फाइनल 3 इनिशियल 8, तो माइनस की वैल्यू बड़ी थी वो 7 रही, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो फाइनल आंसर हमारा जो है वो कितना आ रहा है, 2 वोल्ट्स। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 2 वोल्ट्स। क्लियर है, पास पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना मैं आपको रीड करके बता देता हूं। पास पेपर का क्वेश्चन है और ये बात हम अभी 3-4 दफा डिस्कस कर चुके हैं। लिखा हुआ है द एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस बाय। अब तो आपको याद हो गया होगा कि एडी करंट्स को ट्रांसफार्मर में हम कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय द लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन लिखा हुआ है यूजिंग थिक कॉपर कॉइल, यूजिंग थिक नॉन मैग्नेटिक कोर, यूजिंग आयरन कोर, यहां पर लिखा हुआ है यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैमिनेटेड आयरन कोर। एडी करंट्स को जब भी कम करना होगा तो हमारे फौरन ध्यान जाएगा किसकी तरफ, लैमिनेटेड आयरन कोर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा हो तो ठीक है, वरना मैं रीड करके दिखा रहा हूं, पास पेपर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है लेंज लॉ इज अ फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं, बल्कि कौन सा, आपके ध्यान में आ गया होगा कि लेंज लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन तमाम ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम उस पर टिक करेंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले एमसीक्यूज के अंदर जब प्रैक्टिस करवा रहा था, पास पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिख रहा हो तो ठीक है, वरना मैं रीड करके बता रहा हूं। द मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन ये रही, ये रही, ये फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है। पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ इन 5 में से, 5 ऑप्शन से ई तक जा रहा है, इनमें से फैराडेज लॉ की इक्वेशन कौन सी है। तो इन 5 ऑप्शन में से एक सीधा सीधा ऑप्शन ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम इस पे टिक करेंगे, इसके अलावा बाकी सारे गलत हैं। सो माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दिस इज द करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ। बहुत आसान है, कहानी खत्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा हो तो ठीक है, वरना मैं रीड कर रहा हूं। देखें इसमें लिखा हुआ है द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये मैं आपको थ्योरेटिकल में पढ़ा चुका हूं। आपसे पूछ रहा है कि बताओ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो ईएमएफ इंड्यूस करता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। यहां पर जो हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना, उन ऑप्शंस के अंदर साइन, हाँ साइन ओमेगा टी, बाकी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं लिख के। वो ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो ये वाला होगा, ये देखिएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो ईएमएफ इंड्यूस करता है वो करता है एन ओमेगा ए बी, सॉरी ए बी एंड साइन ओमेगा टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ये जो क्वेश्चन है पास पेपर का जो मैं रीड कर रहा हूं, मेरे सामने जो मौजूद है, आपके सामने भी अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं रीड कर रहा हूं, बता रहा हूं कि पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई वो ये होता है, यहां पर साइन थीटा भी हो सकता है और साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। तो
5 ऑप्शंस गिवन है, 5 में से 4 गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। आप आसानी से ये वाला फॉर्मूला पहचान जाएंगे अगर आपने याद किया होगा, और याद करना आप पर लाजिम है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो पास पेपर के क्वेश्चंस थे कुछ, वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए, जो पास पेपर्स में आ चुके हैं 2022 तक और उससे पहले तक। 2022 के भी मैंने आपसे डिस्कस किए और इससे पहले तक एनटीएस के, डॉ के, जेएसएमयू के जो भी पास पेपर्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो एमसीक्यूज आए हैं रिपीट नहीं किए मैंने, एक से ज्यादा दफा जो आए हैं वो रिपीट नहीं किए मैंने। बाकी इन पास पेपर्स के एमसीक्यूज को आप ध्यान में रखेंगे, और इससे पहले मैंने जो आपको एमसीक्यूज करवाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनकी भी प्रैक्टिस आपने करनी है। फिलहाल एक काम करें, ये जो आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, इस सॉल्यूशन को नोट कर लें, फिर हम मजीद बात करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन के साथ इसको नोट डाउन कर लिएगा। तो जनाब ये था हमारा आज का एमसीक्यू वीडियो लेक्चर फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड द चैप्टर वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स थ्योरी में भी कंफ्यूज रहते हैं और साथ साथ इसके एमसीक्यूज में भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मैंने आज मैं समझता हूँ तकरीबन कोई अबाउट 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए होंगे, पास पेपर्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज सबको मिलाकर। तो ये जो एमसीक्यूज मैंने आज आपको डिस्कस करके बताएं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इन तमाम, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्टिव करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी रिपीट होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि 50 के करीब तकरीबन आप काउंट कर लिएगा, मुझे नहीं पता, काउंटिंग नहीं थी, 50 से या तो 1-2 कम होंगे या 50 से ज्यादा होंगे। तो बस ये सारे एमसीक्यूज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जहन में बिठा लेना है, और खास तौर पर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे ट्रांसफार्मर के या ऑल्टरनेटिंग जनरेटर के या इंड्यूस ईएमएफ वाले, जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले करवाए वो भी और कॉन्सेप्चुअल भी, ये सारे के सारे आपने ध्यान में बिठा लेने, और मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू समझ आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए वीडियो ये, जैसे हमेशा आपके लिए रहती हैं, भले वो थ्योरी हो भले वो एमसीक्यूज की वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। तो आज का एमसीक्यू वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा, कोशिश है जल्दी अपलोड करूं विदाउट एनी गैप, कल या परसों, यानी कि बिना किसी गैप के कल कर दूं या परसों कर दूं, जो भी है। हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके भी एमसीक्यूज में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।